नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है न्यूज़ वन इंडिया में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। एक बार फिर डराने लगे हैं कोरोना के बढ़ते मामले। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए केस आए हैं। देश में एक्टिव केस बढ़कर 11,860 हो गए हैं। यूपी में भी लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। नोएडा में पिछले 24 घंटे में 107 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं। 107 लोगों में 33 स्कूली छात्रों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। नोएडा में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 411 पर पहुंच गया है। तो नोएडा में पिछले 24 घंटे में 107 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। 107 लोगों में 33 स्कूली छात्रों में कोरोना के लक्षण मिले हैं। नोएडा में एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 411 पहुंचा। एक बार फिर कोरोना के बढ़ते मामले डराने लगे हैं। देश में 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए केस सामने आए हैं। तो बच्चों को कोरोना से कैसे बचाएंगे, आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। लगातार नजर बनाए रखें। कफ, खांसी, जुकाम होने पर इलाज शुरू कर दें। बिल्कुल भी लापरवाही ना बरतें। बच्चों को ठंडी चीजें, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम न खिलाएं। बच्चे सुस्त नजर आएं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। तो ये लक्षण है बच्चों में और आप इसका ख्याल रखें। अपने साथ बच्चों को भी सूर्य नमस्कार कराएं, बहुत ज़रूरी है। बच्चों को हेल्दी सब्जी और फ्रूट्स भी ज़रूर खिलाएं। बच्चों को समय समय पर साबुन से हाथ धोने के लिए कहें, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। स्थलों में भी जो खास तौर पे ये जितने भी शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल्स हैं, उनको भी निर्देश दिया गया है लोगों में जागरूकता, क्योंकि विगत कोविड वेव्स में भी बहुत अच्छे से यहाँ के जो समाज सेवी संगठन हैं, यहाँ की जनता ने उसको चुनौती को स्वीकार किया है। मुझे उम्मीद है कि इस बार भी काफ़ी मजबूती के साथ हम लोग कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। आप सुहास अलवई नोएडा के डीएम हैं, गौतम बुद्ध नगर के डीएम हैं, और उन्होंने कहा कि हर जगह यह निर्देश दिया जा रहा है कि सावधानी बरतें। प्रिया राणा हमारी संवाददाता नोएडा से हमारे साथ जुड़ गई हैं। प्रिया, कोरोना का जो कहर है वो वापस देखा जा रहा है। तमाम जो केसेस हैं वो सामने आ रहे हैं। सावधानी के लिए बार बार लोगों से अपील की जा रही है कि आप सावधानी बरतें, बिल्कुल भी लापरवाही न दिखाएं। फिलहाल कितने केसेस नोएडा में सामने निकल कर आए हैं? अगर हम बात करें तो बीते 24 घंटे में 22 बच्चे जो हैं संक्रमित पाए गए हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर हमने सेकंड वेव में देखा था तो बहुत ही खतरनाक थी। सबसे ज्यादा जो खतरा मंडरा रहा था वो बच्चों का मंडरा था, लेकिन अब की बार जो शुरुआत हुई है वो बच्चों से हुई है। लगातार जो बच्चे हैं संक्रमित पाए गए हैं। अगर हम बीते 24 घंटे की बात करें तो 22 बच्चे उसमें संक्रमित पाए गए हैं और उन बच्चों की 18 साल से कम उम्र की है। हमें खुद ही इस चीज को समझना होगा कि कोरोना दोबारा से अपने पैर पसार रहा है, तो हम लापरवाही ना बरतें। हम खुद ही अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो हम इस निजात पा पाएंगे। लेकिन अभी लगातार जो कोरोना की लहर है लगातार अपने पैर पसार रहा है। चाहे हम दिल्ली की बात करें, गाजियाबाद की बात करें या नोएडा की, लगातार जो केसेस का आंकड़ा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं गवर्नमेंट की तरफ से मास्क भी अनिवार्य कर दिया गया है, लेकिन अभी भी अगर आप सड़कों पे देखेंगे तो लोग इससे डर नहीं रहे हैं। पहले वाला डर लोगों में नहीं रहा है। बिना मास्क के लोग घूमते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि कल गाइडलाइन आई है, उसके बावजूद जो लोग हैं उल्लंघन करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर हमें कोरोना से छुटकारा पाना है तो अपनी सुरक्षा अपने हाथ रखनी होगी। 2 गज की दूरी जैसे कि पहले गाइडलाइंस आई थी, उनका हमें फिर से पालन करना होगा, क्योंकि लगातार जैसे बच्चों को खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बहुत ज्यादा भयानक स्थिति देखने के लिए मिलेगी। गाइडलाइंस में क्या कुछ खास है प्रिया? जी बिल्कुल, देखिए अगर हम बात करें अपने नोएडा की, तो नोएडा में डीएम ने साफ तौर पर कह दिया है कि एक हेल्प डेस्क तैयार करे स्कूल खुद, क्योंकि लगातार जो स्कूलों के बच्चे हैं वो संक्रमित पाए जा रहे हैं। वही भीड़ भाड़ वाले एरियो में अनाउंसमेंट भी की जा रही है, लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग जागरूक हो सके और कोरोना से हमें निजात मिल सके। लेकिन जो लोग हैं जागरूक होने का नाम नहीं ले रहे हैं। अगर हम खुद ही जागरूक होंगे तभी कोरोना जैसी महामारी से हमें छुटकारा मिल पाएगा, क्योंकि लोग हैं लगातार कोरोना की रफ्तार थोड़ी धीमी होती है, लापरवाही बरतने लगते हैं, फिर से दोबारा से कोरोना की कहर शुरू होता है। अब चौथी लहर आने वाली आशंका बताई जा रही है। लगातार केस बढ़ रहे हैं, कम होने का नाम नहीं ले रहे, लगातार वृद्धि हो रही है। हमें लोगों को खुद ही समझना होगा, अपने अंदर डर नहीं, एक जो प्रिकॉशंस है वो हमें लेने होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो कोरोना की रफ्तार है अपने पैर जो है लगातार पसारता हुआ नजर आ रहा है। वहीं अगर हम बात करें तो कल मास्क लगाना अनिवार्य हो गया है। नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, मेरठ, मुजफ्फरनगर सभी जगह मास्क लगाना अनिवार्य है, बावजूद लोग उसकी लापरवाही बरतते हुए नजर आ रहे हैं। जी
चलिए ठीक है। लेकिन इन सब के बीच प्रिया, जिस तरीके से लोग लापरवाही बरत रहे थे कुछ समय पहले, उससे कहीं ना कहीं देखिए टेंशन तो बढ़नी ही थी। लेकिन अब क्योंकि सरकार की तरफ से भी ये आदेश जारी कर दिया गया है कि नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, ये वो शहर हैं जहां पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ होती है और यहाँ पर मास्क लगाना बहुत जरूरी है। सवाल यह है कि अगर मास्क नहीं लगा रहा है कोई, तो उसको इसका भुगतान कैसे करना होगा? जी बिल्कुल, देखिए अगर कोई मास्क नहीं लगाता है तो उसके द्वारा नोएडा पुलिस के द्वारा भी लगातार जागरूक किया जा रहा है, उसके चालान भी काटे जा रहे हैं, बावजूद लोग जो उसके सतर्क नहीं होते हुए नजर आ रहे हैं। हमें खुद ही अपनी सुरक्षा अपने हाथ में रखनी होगी। यानी कि अगर अब कोई मास्क नहीं लगाया तो उसको जुर्माना देना पड़ेगा, यानी अब सावधानी बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कल आगरा दौरे पर रहेंगे सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव। भीमनगरी में घायल और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद निजी कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। तो अखिलेश यादव आगरा दौरे पर रहेंगे और मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे। भीमनगरी में घायल और मृतकों के परिवार वालों से मुलाकात करेंगे अखिलेश यादव। मृतक के परिजनों से मुलाकात के बाद निजी कार्यक्रम में वो शामिल भी होंगे। कृष्णा त्यागी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णा, क्या जानकारी मिल रही है अखिलेश यादव के दौरे को लेकर? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से अखिलेश यादव का कल आगरा में दौरा है, तो सबसे पहले बताया जा रहा है कि पहले जो भीमनगरी में जो घायल थे और एक मृतक थे राजू प्रधान, उनकी यहाँ मृतक के परिजनों से मुलाकात करेंगे और उन्हें ये भी जानकारी बताई जा रही है, मृतक के परिजनों को कोई आर्थिक सहायता देने की भी बात बताई जा रही है। उसके बाद अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करेंगे और भी कई ऐसे मुद्दे हो सकते हैं जिस पर अखिलेश यादव कल मंथन कर सकते हैं और अपने कार्यकर्ताओं को कुछ एक सूत्र में बांधने का कार्य भी करने की योजना बनाने की बात की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबर महोबा से, जहां अवैध असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया गया है। असला बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं। पहले भी पुलिस आरोपी को कर चुकी है गिरफ्तार। अवैध असला मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। कबरई थाना क्षेत्र के पहरा गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां असला बनाने के उपकरण पुलिस ने बरामद किए हैं और पहले भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर चुकी है। अवैध असला मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है और जिस तरीके से अवैध तरीके से असला बनाया जा रहा था लंबे समय से, उस पर पुलिस की नजर है। अनुज शर्मा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, क्या जानकारी मिल रही है इस बदमाश को लेकर जो अवैध असला बनाया करता था लेकिन पुलिस ने इसे धर दबोचा है? देखिए, ये मामला जो है वो कबरी थाना क्षेत्र का है, जहां पहरा गांव में ये असलाह फैक्ट्री लंबे समय से चल रही थी। इसके पूर्व भी जो ये आरोपी है, ये फैक्ट्री बनाने के उसमें जुर्म में जेल जा चुका था। इसी क्रम में जब ये छूट कर आया तो वैसे ही इसकी चूंकि उन लोगों से पहचाना, यहाँ के बदमाश टाइप के लोग हैं जो लूट करते हैं, ऐसे लोगों से संपर्क है। इसी क्रम में दोबारा फिर उसने जो है ऑर्डर लेना शुरू कर दिया असलाह के, और उसी पुलिस ने जो है अपने तरीके से जो है सूत्रों को लगाकर जो है एक बार फिर उसकी असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। उसी क्रम में आरोपी को जो है कल जेल भेज दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया अनुज इस तमाम जानकारी के लिए। खबर मेरठ से, जहां बेकाबू कार का कहर देखने को मिला। 2 की मौत और 1 घायल है। खरखौदा क्षेत्र के बहदौली गांव में बड़ा हादसा हुआ है। घायल युवक की हालत अभी गंभीर बनी हुई है, अस्पताल में भर्ती है। मृतक के परिजनों ने आरोपी निशांत पर लगाए गंभीर आरोप। चुनावी रंजिश को लेकर आरोपी युवक निशांत ने गाड़ी चढ़ाई। आरोपी के खिलाफ थाने में तहरीर दी गई है। जांच में पुलिस जुट गई है। के शर्मा मेरठ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेरठ से के क्या जानकारी मिल रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, मैं आपको बता दूं कि ये सलमान और जावेद की मौत हो चुकी है। बदौली गांव में तनाव है और दूसरे समुदाय के युवक पर जानबूझकर कार चढ़ाने का आरोप है। युवक का नाम निशांत त्यागी है और इस हादसे के 1 घंटे बाद इनोवा कार जो निशांत त्यागी चला रहा था वो जंगल में खड़ी हुई मिली है।
पुलिस ने इनोवा कार को अपने कब्जे में ले लिया है और निशांत की तलाश में कई जगह छापेमारी की गई है और उसका सुराग अभी तक नहीं लगा है। वहीं पर आपको बता दें कि बदौली गांव में इस समय स्थिति काफी तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और उसके बाद घटनास्थल पर और अस्पताल पर लोगों का हजूम इकट्ठा हो रहा है, लेकिन पुलिस सबको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। ये भी बताया जा रहा है कि भीड़ निशांत के घर की तरफ कूच करने का प्लान बना रही थी, लेकिन पुलिस ने किसी तरीके से भीड़ को समझाया है। फिलहाल हादसे की जानकारी मिलने के बाद एसपी देहात केशव कुमार और एएसपी चंद्रकांत मीणा मौके पर हैं और किसी भी तरीके से भीड़ को समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। बता दें कि इनमें से जो एक व्यक्ति मरा है, जावेद नाम का, वो अपने घर का इकलौता चिराग था। उसके मरने के बाद पूरे क्षेत्र में काफी तनाव है। तीसरे व्यक्ति की भी हालत चिंताजनक बताई जा रही है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। के कन्नौज से खबर, जहां बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ हो रहा है। पढ़ाई की जगह सफाई कर्मचारी मासूम बच्चे बन गए हैं। बच्चों को सुबह सुबह स्कूल में रोज झाड़ू लगानी पड़ती है। किताबों की जगह बच्चों के हाथ में झाड़ू थमाई जाती है। टीचरों पर समय से स्कूल नहीं आने का आरोप है। सरकार से तनख्वाह के रूप में लेते हैं मोटी रकम। ये टीचर्स टाइम पास करने अपने मन के समय पर आते हैं शिक्षक। छिबरामऊ के करमुल्लापुर प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला है, जहाँ छोटे छोटे ये बच्चे हैं, इनके हाथों में किताब की जगह झाड़ू है। ये वीडियो देखिए आप। इस वीडियो को देखने के बाद तमाम सवाल खड़े होंगे कि आखिर ऐसी व्यवस्था क्यों है। ये प्राथमिक विद्यालय सदाई नंगला। ये कै बजे विद्यालय खुलता है? ये समय तो है मतलब 8 बजे का, लेकिन अभी 7 बजे का समय है। अब बज रहा है 8:30, लेकिन खुला नहीं है। अभी तक कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया अभी। कितने बच्चे आ गए होंगे? बच्चे हैं करीबन 60-70 बच्चे हैं। अभी तक कोई नहीं आया है? कोई नहीं आया अभी। ये प्राथमिक विद्यालय। राहुल कुमार हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राहुल, आखिर ये बच्चों के भविष्य के साथ क्या हो रहा है? इसे खिलवाड़ नहीं तो और क्या कहा जाएगा, क्योंकि बच्चों के हाथ में किताबों की जगह झाड़ू थमा दिया गया है। कौन सा स्कूल है ये, और यहाँ पर क्या अभी इस मामले की कोई जिम्मेदारी लिया है? जी अंशिका, देखिए जिस तरह आपको बताते हैं कि कन्नौज के छिबरामऊ कोतवाली क्षेत्र के करमुल्लापुर में प्राथमिक विद्यालय है, जिसमें सुबह सुबह बच्चे अपने पढ़ाई करने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन वहां के शिक्षकों की मनमानी के चलते शिक्षक उनको अपनी चाबी थमा देते हैं और कहते हैं कि विद्यालय खोलो जाकर, जिसके बाद बच्चों को विद्यालय स्वयं खोलना पड़ता है, साथ ही उन्हें झाड़ू भी लगानी पड़ती है। हालांकि कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ यह खिलवाड़ किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब इस मामले पे शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों से अगर बात की जाए तो वह साफ इनकार कर देते हैं कि उन्हें इस प्रकार की कोई जानकारी नहीं है। बात तो यह है कि इन मासूम बच्चों की जिंदगी के साथ यह शिक्षक क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं। आखिरकार उनके पास कलम और किताब की जगह उन्हें अगर झाड़ू इस तरह पकड़ा दी जाएगी तो आखिरकार उनके भविष्य को क्या होगा। कहीं ना कहीं उनके साथ उनके पेरेंट्स जो उन्हें पढ़ाई करने के लिए भेजते हैं, तो साथ ही उनको विद्यालय में उनसे झाड़ू लगवाई जाती है। इस पे कई सवाल उठते हैं। इससे पूर्व भी कई मामले ऐसे सामने आए हैं कि जो शिक्षा विभाग के द्वारा इस तरह बच्चों से कृत्य कराया जाता है। कहीं ना कहीं ये शिक्षा विभाग के जो भी वहाँ के अध्यापक हैं, उनकी सबसे बड़ी यह लापरवाही देखने को आए दिन सामने आती है कि कहीं ना कहीं उनके जो विद्यालय में बच्चे पढ़ाई के लिए जाते हैं तो उनके साथ झाड़ू लगवाया जाता है। ये एक मामला नहीं है, जबकि इस मामले में जब हमने कल शिक्षा विभाग के अधिकारी से जब संपर्क करना चाहा तो उन्होंने फोन पर साफ इनकार कर दिया कि इस तरह की कोई जानकारी। सबसे बड़ी बात है, वहाँ के ग्रामीण का भी कहना है कि वहाँ पर जो भी शिक्षक है वह देरी से भी पहुँचते हैं। जी चलिए, बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए। महोबा में श्रीनगर कोतवाली क्षेत्र के मनोहरगंज मेन मार्केट में सर्राफा व्यापारी की दुकान से 4 महिला चोर लाखों रुपए कीमत के सोने चांदी के आभूषण चोरी कर ले गई। ये पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस वारदात को लेकर पीड़ित दुकानदार ने पुलिस से शिकायत कर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ये देखिए इन महिलाओं को आखिर कैसे धीरे धीरे सारा सोना छुपाते नजर आ रही हैं और लाखों रुपए के सोने ये लेकर यहां से फरार हो गई। आज दिनांक 18/4/2022 को दोपहर बाद थाना श्रीनगर क्षेत्र के कस्बा श्रीनगर में
सुखदेव सोनी जी की दुकान पे 4 महिलाएं खरीदारी करने के लिए आई। खरीदारी करने के दौरान ही 2 महिलाओं ने लगभग 1 या 1.25 लाख रुपए के कुछ जेवर टप्पेबाजी करके चली गई, जिसके संबंध में सूचना संकलित की जा रही है और जैसे ही सूचना डेवलप हो जाएगी उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाथरस में अवैध कब्जे पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। अवैध कब्जा कर बनाए घर और दुकानदारों को ध्वस्त किया गया है। एसडीएम अंकुर वर्मा के निर्देश पर कार्रवाई की गई है। कुर्दिल नगर रोड पर ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा किया गया था। तो अवैध जगहों पर बुलडोजर चला है और ये बुलडोजर आप देखिए आखिर कैसे अवैध जगहों पर अवैध तरीके से जो कब्जा किया जा रहा है वहां पर चला है। शुभम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। शुभम, कहां पर ये बुलडोजर चला है और अवैध कब्जा कब से किया गया था यहाँ पर? सिकंदराव तहसील पड़ती है यहाँ पर। सिकंदराव क्षेत्र में का ये पूरा मामला है। उप जिलाधिकारी सिकंदराव अंकुर वर्मा के निर्देशन में तहसील की टीम और पुलिस की टीम के नेतृत्व में प्रशासन ने ये बुलडोजर चला है अतिक्रमणकारियों पे। आपको बता दें कि यहाँ पर बताते हैं कि गांव में ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर कुछ दबंग लोगों ने दुकान और घर बना रखे थे, जिस पर पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन ये लोग नहीं माने तो इस पर सरकारी बुलडोजर चलाया गया है और सारे अवैध काम को ध्वस्त कराया गया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया शुभम इस तमाम जानकारी के लिए। तो अवैध कब्जा कर घर बनाया जा रहा था लेकिन उसको ध्वस्त किया गया। अवैध कब्जे पर लगातार बुलडोजर की कार्रवाई जारी है। खबर अलीगढ़ से है जहां सपा नेता रुबीना खानम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। सपा नेता रुबीना खानम पर सिविल लाइन थाने में एफआईआर दर्ज है। रुबीना ने लाउडस्पीकर विवाद पर भड़काऊ बयान दिया था। रुबीना ने कहा था कि मंदिरों के सामने कुरान का पाठ करेंगी महिलाएं। सपा महिला सभा की महानगर अध्यक्ष है रुबीना खानम। हिजाब मामले को लेकर भी विवादित बयान दे चुकी हैं। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा लगा रहे हैं। ये हमारी आस्था का मामला है। हमेशा से मस्जिदों में और मंदिरों में जो है लाउड स्पीकर लगे हुए हैं और लोग जो है अपने अपने धर्म का पालन करते हैं। और ये लोग जो है इस तरह खुलेआम सरकार इनको जो छूट दे रही है, जो ये काम कर रहे हैं, मैं इनको ये बताना चाहती हूँ कि ये गलत है और ये बहुत गलत है। अगर तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और तुमने हमारे धर्म के मामले में आड़ लगाई तो हम महिलाओं ने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं हम मोर्चा संभालेंगे और हम तुम्हारे मंदिरों के सामने जाकर के बैठेंगे और अपने कुरान का पाठ करेंगे। और हम महिलाएं शांतिपूर्वक वहां पर जाकर के, हम तो हमारा आचरण तुम्हारे आचरण की तरह नहीं है, हम शांतिपूर्वक जाकर वहां पर बैठेंगे। रमजान के पाक महीने के अंदर आप हमारे धर्म के कामों में आड़ लगा रहे हैं, आप अड़ंगा। आज सोशल मीडिया पर एक महिला का वीडियो वायरल हुआ था। उसमें एक समुदाय विशेष के प्रति कुछ आपत्तिजनक बातों का प्रयोग किया गया था। इस संदर्भ में थाना सिविल लाइंस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है। इसमें साक्ष्य संकलित किया जा रहा है। विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। इसमें जो अन्य विधिक कार्रवाई है वो शीघ्र ही अमल में लाई जाएगी। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के छात्रों ने सोमवार की शाम को देश में मुसलमानों के खिलाफ फैलाई जा रही नफरत को लेकर एएमयू कैंपस में से बाबे सैयद गेट तक एक प्रोटेस्ट मार्च निकालकर प्रदर्शन किया है। दिल्ली की घटना में गिरफ्तारी पर नाराजगी जताई गई है। इतना ही नहीं, छात्रों ने बाबे सैयद गेट पर ही इफ्तार कर नमाज भी पढ़ी और राष्ट्रपति के नाम एएमयू इंतजामिया की एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर भारी संख्या में पुलिस के साथ अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रोटेस्ट हमारा, हम लोग ये चाह रहे थे कि किसी तरीके से इस मुकद्दस महीने की जो मुकद्दस हम लोगों के लिए है, हम इसको पवित्र महीनों को खूबसूरती से गुजार ले। लेकिन आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के लोग हमको ये गुजारने नहीं दिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तुम्हारी मस्जिदों पर भगवा फहराएंगे, तुमको अजान नहीं पढ़ने देंगे। लाउड स्पीकर आज से 74 साल पहले हिंदुस्तान के अंदर क्या हिंदू नहीं था या उसको प्रॉब्लम नहीं होती थी?
तो क्यों आज क्यों इसकी जरूरत पड़ गई कि हम सबको इस माइक को उतारने के लिए कहा जा रहा है, और मीडिया में बैठे हुए लोग ये कह रहे हैं कि नहीं, ये 1.5 मिनट की आवाज जो है ये हिंदुस्तान में पहले नहीं बजती थी या 2 मिनट की होनी चाहिए। मैं उन सब से पूछ रहा हूँ, तुम 74 साल पहले जिंदा थे कि नहीं थे? मेमोरेंडम दिया है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को एड्रेस किया है, और इसमें लड़कों ने इस बात की तरफ इशारा किया है कि अभी कुछ दिनों से कई जगहों पर मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, लिहाजा ये कॉन्स्टिट्यूशन के और कानून के खिलाफ है। और प्राइम मिनिस्टर से और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि इस तरीके के इंसिडेंट आगे ना हो, इसके लिए जो कानूनी कार्रवाई, कानूनी इक़दाम हो उसको किए जाए। अमरोहा के जुबिलेंट फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस से 2 लोगों की हालत खराब हो गई है। नेशनल हाईवे के पास स्थित है जुबिलेंट फैक्ट्री। मिली जानकारी के मुताबिक अमरोहा जिले में नेशनल हाईवे पर बनी जुबिलेंट फैक्ट्री से निकलने वाली जहरीली गैस और धुएं से 2 लोगों की हालत बिगड़ गई है। इसके बाद स्थानीय लोगों ने आनन फानन में 108 एम्बुलेंस की सहायता से लोगों को गजरौला CHC में इलाज के लिए भर्ती किया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि जुबिलेंट फैक्ट्री से निकलने वाली दूषित गैस से लोगों को काफी समस्या होती है। दूषित गैस से आसपास गांव के सैकड़ों लोग बीमार हो जाते हैं। लोगों का कहना है कि इस तरफ शासन प्रशासन का कोई भी अधिकारी कर्मचारी ध्यान नहीं देता। हाथरस में तेज धमाके के साथ ट्रांसफार्मर में आग लग गई, जिससे अफरा तफरी मच गई। तो वहीं सूचना पर दमकल और विद्युत विभाग की जो टीमें हैं वो मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बता दें कि ओवरलोडिंग और तेज धूप के कारण आए दिन ट्रांसफार्मर में आग और केबल में फॉल्ट की घटनाएं हो रही हैं। बरेली का सौरभ पाकिस्तान बॉर्डर पर शहीद हुआ है। नम आंखों से शहीद सौरभ का अंतिम संस्कार हुआ है। श्रीनगर के गुरेज में शहीद हुए सौरभ राणा संजय नगर शमशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ। सांत्वना देने बड़ी संख्या में लोग उनके घर पहुंचे। राजपूत रेजिमेंट में 2014 में भर्ती हुए थे सौरभ राणा। तो संजय नगर शमशान भूमि में अंतिम संस्कार हुआ है। अयाज खान हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अयाज, जो देश का लाल है वो शहीद हो गया है, हालांकि अंतिम संस्कार भी कर लिया गया है। फिलहाल वहां परिवार वालों का क्या हाल है? जी, बरेली की बात करें तो बरेली में एक शोक की लहर दौड़ी है। पूरा बरेली इस शमशान घाट पहुंचा अंतिम संस्कार के लिए। उनके नम आंखों से सबने विदाई दी। वहां पे 2014 में ये सेना में भर्ती हुए थे और पाकिस्तान बॉर्डर पर श्रीनगर के पास वहीं पे उनको एक फायरिंग में गोली लग गई और जिसके बाद वो शहीद हो गए। तो कहीं ना कहीं पूरा बरेली एक नम आंखों से विदाई दी है, शोक की लहर है। और यहाँ पे उनके जो मेयर है उमेश गौतम, उन्होंने गेट एक बनने के प्रस्ताव पास किया है। उनके नाम से एक गेट बनाया जाएगा यहाँ पे, और जो बहुत सी ऐसी सुविधाएं हैं उनको जो शहीद होने के बाद मिलती हैं उसको आगे बढ़ाया जाएगा और पूरी तरीके से उसे जल्द से जल्द उनको वो सुविधाएं पहुंचाने की बात कही है। इन सब के बीच अयाज, किस बैच के थे जो शहीद हुए जवान है वो, और कितने समय से बाहर रह रहे थे? ये 2014 में भर्ती हुए थे, उसके बाद से बॉर्डर पे ही तैनाती थी, लगातार वहां पे तैनाती थी। उसके बाद जब से इन्हें ये जानकारी मिली कि परिवार वालों को कि वहां पे वो शहीद हुए हैं, तो यहाँ पे शोक की लहर दौड़ गई। परिवार वालों में बीवी पत्नी, उनकी शादी भी हो चुकी थी, तो कहीं ना कहीं पूरे परिवार सहित पूरे शहर बरेली में और पूरे देश में ऐसी घटना जब होती है तो हर व्यक्ति को एक नम आंखों से विदाई और एक अफसोस होता है। और शहीद इसलिए शहीद होता है तब कहीं ना कहीं सीना चौड़ा होता है कि हमारे देश की रक्षा करते हुए एक जवान शहीद हो गया। तो बरेली में कहीं ना कहीं शोक की लहर है। इसको देख करके पूरे उनके घर जो बीजेपी नेता हैं उनके घर पहुंचे और भी पार्टियों के नेता उनके घर पहुंचे, संवेदना दी और परिवार के
उनकी बीवी से बात की, परिवारों से बात की, तो कहीं ना कहीं एक शोक की लहर है नेताओं से लेकर राजनीति पार्टियों से लेकर के, और बरेली शहर के जितने भी नागरिक और व्यक्ति हैं इसके संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। और शमशान घाट में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे उनके अंतिम विदाई के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया अयाज इस तमाम जानकारी के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ। नमस्कार।